हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीके। यानी जीके में कौन कौन से आ गए? इतिहास भी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा और खेल जगत हो जाएगा। ठीक है, साइंस भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा। तो सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बुक से हम कर रहे हैं ये बुक है अरिहंत की। ठीक है, वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप अरिहंत से कर लो या लूसेंट से पढ़ लो या फिर आप किरण से पढ़ लो या फिर और भी अन्य पब्लिशर होंगे उनकी बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी, सभी का जो सिलेबस है ना वो कॉमन ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, वो मैं आपको अलग से भी सेट वाइज जो हमारी जी के चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन उसमें भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास डिमांड आई थी कि सर आप जो है कि डिटेल्स में करवाओ एक बार। ठीक है, ताकि हमारा एक बार सिलेबस हो जाए, वो डिटेल में हो जाए और इसके बाद आप सेट वाइज है वो भी चलाते रहो। ठीक है, ताकि कोई नियर फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम आएगा उसको हम जल्दी से क्रैक कर सकें। तो इसको आप करते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अरिहंत की है जो जी के मनोहर पांडे जी की। ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, सिग्नेच करते हैं। प्राचीन भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता थोड़ी बाद भी आ जाएगी, शायद तीसरे चौथी क्लास में सेट में आ जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत के बारे में हमें कैसे पता चला, कौन कौन से वो साक्ष्य थे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, कहता है भारत एक, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये जो डिटेल स्टडी है ना, डिटेल का मतलब पूरी व्याख्या सहित तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये हर एक सब्जेक्ट के लेवल के लिए, आप ये मत समझना ये CHSL के लिए, ये CGL लेवल तक की भी है, HTET, CTET, JBT, BEd, KVS, NVS, ये हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए, पुलिस हो, आर्मी हो, हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए जीके है वो 25% आती ही आती है, पक्का आती है। ठीक है, तो जीके बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया, इस वाइड एरिया को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरुआत। भारत एक विशाल देश है जो कि 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। हमें पता है कि जो हमारा इंडिया देश है वो नीचे की तरफ से, साउथ की तरफ से 3 जगह से घिरा हुआ है। ऐसा स्थान जो 3 जगह से, ऐसा देश जो 3 स्थानों से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहते हैं। प्राचीन भारत में हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तो मतलब एक तरह से बात अभी अभी 200-400 साल पुराना वर्ड है, लेकिन इससे पहले क्या कहते थे हम? आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान भी मतलब लिया जाता था जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ज़्यादा प्रचलित कब हुआ था? हिंदुस्तान ज़्यादा प्रचलन में आया था जब लगवा लो 1947 के आसपास, जब तब जाके ज़्यादा हिंदुस्तान प्रचलित में हुआ था। तथा इंडिया आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। इसकी स्थिति इस हिसाब से है, हमें पता है, देखो इंडिया का जो नक्शा है ना, उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्तर पूर्व में क्या है कि अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि हमारे विदेशों से क्या करती है, रक्षा करती है। लेकिन नीचे की तरफ देखा जाए तो 3 और समुद्र हैं। तो इसकी इस प्रकार की स्थिति के लिए इसको हमने क्या नाम दिया है? चतुस्थान संस्थितम। चतुस्थान संस्थितम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? भारत के लिए, भारत की स्थिति के लिए। अब ये कुछ एक टर्म्स है, कुछ एक फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि पाणिनि एक विशेषज्ञ हुए थे कि इन्होंने क्या बताया था? पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किया गया है। तो अष्टाध्यायी बुक पूछ सकता है कि पुस्तक वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। तो इसने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कौन सा शब्द यूज़ करा? भारतवर्ष किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो हमने पढ़ा। अब हम जान लेते हैं जो हमें पुख्ता तौर पर हमें स्रोत मिले हैं, ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें हमारे साहित्यिक स्रोत आ जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत आ जाएंगे और विदेशियों के वृतांत आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक के बारे में पढ़ लेते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में या फिर साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। तो पहला हम पढ़ लेते हैं प्रकार, कि प्रकार कौन कौन से। देखो साहित्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष। धार्मिक में कौन कौन से आ जाएंगे? हमारे वेद आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे,
देखो ब्राह्मण लोग अलग होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं एक तरह से, धार्मिक पुस्तकें भी होती हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण कोई यहाँ पे वो नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया। आरण्यक हो गया, आरण्यक मतलब जंगल, ब्राह्मण आरण्यक हो गए, पुराण हो गए, रामायण महाभारत स्मृति ग्रंथ, बौद्ध और जैन साहित्य। इस प्रकार से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे, इनसे हमें भारत के साहित्यिक साक्ष्य के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आगे है हमने फिर धार्मिक ग्रंथ में ही है, कहता है वेद के बारे में। अब वेद कितने हैं? वेद है संख्या में 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद वेदांग, वेदांग कितने हैं पूछ सकता है पेपर में, तो 6 हैं। 6 के 6 के नाम याद होना चाहिए आपको। 2 हिस्सों में आप याद कर लो, 3 61 3 61। शिक्षा कल्प ज्योतिष, 3 बार पढ़ो, शिक्षा कल्प ज्योतिष, शिक्षा कल्प ज्योतिष और व्याकरण निरुक्त छंद। अगर आप 3-4 बार पढ़ोगे ना इसको, आपको याद हो जाएंगे, आपकी जीवान पे रट जाएंगे। तो शिक्षा कल्प ज्योतिष और व्याकरण निरुक्त और छंद, ये हमारे हो जाएंगे वेदांग। अब कहता है जो हमारे वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनके बारे में कहाँ कहाँ क्या बातें बताई गई है, किस किस चीज़ से, किस किस बातों से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंट में मैंने लिख रखा है ऋचा। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, मंत्र जाप करना। पहले हम पढ़ लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में कर्म कांड बता रखे हैं, भाई हमें कौन से कर्म किस हिसाब से करने चाहिए, और यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो किसके अंदर? यजुर्वेद के अंदर। सामवेद, सामवेद स से सामवेद और स से संगीत। तो सामवेद में संगीत के बारे में, गीति रूप मंत्रों के बारे में बताया गया है, यानी ऐसे मंत्र जिनको कोई गीत रूप में वर्णन व्याख्यान किया गया है। ऋग्वेद हमारा सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋचाओं का संग्रह है। तो ये क्या है? ऋचाओं का संग्रह। ऋचा मतलब अभी मैंने बताया मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में तांत्रिक और तंत्र मंत्र क्रियाएं आदि करवाई जाती हैं, तो अथर्ववेद में हो जाएंगे। तो ये हमारे थे। अब हम आगे पढ़ लेते हैं अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या बातें बताई गई हैं? सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? मुख्य रूप से त्रिपिटक, निकाय और जातक। त्रिपिटक, निकाय और जातक किस से रिलेटेड ग्रंथ है पूछ सकता है, तो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड ये मुख्य ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ एक और है दीपवंश। इस दीपवंश में क्या बताया गया? महावंश मौर्य कालीन की जानकारी बताई गई है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन से इसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है? त्रिपिटक, निकाय और जातक। ना ये इंपॉर्टेंट, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पुस्तक है, उसमें ये बताया गया है कि हिंद यवन शासक मिनांडर की जानकारी मिलती है, ठीक है। मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भी किससे रिलेटेड है? बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के जीवन की चर्चा के बारे में पता चलता है, और कथा वस्तु में बुद्ध के कथानकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ये वाला आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, लेकिन इतना जरूर याद रखना जातक ग्रंथ किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जीवन की चर्चा इसमें होती है। तो फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र क्या क्या होते हैं? सूत्र बीच में बता रखे हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। स्रोत सूत्र में यज्ञ की जानकारी, गृह सूत्र में लौकिक और परलौकिक, धर्म सूत्र में धर्म और सामाजिक राजनीतिक की जानकारी मिलती है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बौद्ध ग्रंथ ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, आगे है जैन साहित्य में कौन सा इंपॉर्टेंट जो जैन साहित्य है वो है आगम। आगम जैन साहित्य है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैन आगमों का तो दूसरा नाम, एक तरह से इसका दूसरा नाम, क्योंकि जैन साहित्य का क्या नाम है? दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है? आगम साहित्य भी उसको कहते हैं। तो जैन आगमों में महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण क्या है? अंग है, ऐसे याद रखना। महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। और अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। जैन आगमों का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? 512 ईस्वी में वल्लभी वल्लभी एक जगह का नाम है, में आयोजित जैन संगति में हुआ था। उसके बारे में इनका वर्तमान स्वरूप उस टाइम बताया गया था, 512 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो आज से लगभग 1500 साल पहले की बात है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं और अलग से, ठीक है। जैन ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? आगम साहित्य भी हम इसको कहते हैं। तो जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? परिशिष्ट पर्वन, भद्र बाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये जैन ग्रंथ बताए गए हैं। भगवती सूत्र में क्या बात बताई गई है? महावीर स्वामी और 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। शुंग काल में एक काल थे, इतिहास को ना कालों में डिवाइड किया गया है।
तो ये भी धीरे धीरे चल के सब पता चलेगा आपको, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं एक मुख्य रूप से, कहते हैं ना हेडलाइंस ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है। तो शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य कहो या टीका कहो लिखा था। कहते हैं शुरुआत किसने करी थी एक तरह से, महाभाष्य। शुंग काल में पतंजलि की पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, ठीक है, किसने, पतंजलि ने। तो पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित कौन होते हैं, जो एक तरह से मानने योग्य होते हैं, पंडित होते हैं। अष्टाध्यायी, अब बुक्स के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से ग्रंथ कौन कौन सी किताब में इंपॉर्टेंट थी। तो अष्टाध्यायी बुक्स है वो संस्कृत व्याकरण पर लिखा पहला ग्रंथ है, जिसकी रचना पाणिनि जी ने की थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और कब करी थी, पूर्व मौर्य काल का सामाजिक वर्णन इसमें बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है, पूर्व सामाजिक मौर्य काल का सामाजिक वर्णन। अर्थशास्त्र ग्रंथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया था, कौटिल्य का जो कौटिल्य बोलो, चाणक्य को, या विष्णुगुप्त के बारे में बताओ। तो मौर्य काल के बारे में राज व्यवस्था और के बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो अर्थशास्त्र बुक है ना, वो राज व्यवस्था पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर, ठीक है। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अर्थशास्त्र से ऐसे लग रहा है भी कोई इकोनॉमिक्स वर्ड होगा, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो राज्य व्यवस्था पर लिखी हुई पुस्तक है। तो राज्य की व्यवस्था पर लिखी गई फर्स्ट बुक इसको भी कहते हैं। राजतरंगिणी जो पुस्तक है कलहन ने लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी, और इसमें क्या बताया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, कश्मीर के भाषा इतिहास के बारे में बताया गया, और कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कलहन ने लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स साहित्य ग्रंथ का जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है, भी कौन कौन से और इसमें ग्रंथ हमें मिले और कौन कौन से रचनाकार ने इनको लिखा। लिखने को मैं 4-5 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप पढ़ो तो सारे पढ़ो, ठीक है। इसमें बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर हैं। तो ग्रंथ है कथा सरित सागर, तो ये किसने लिखा था, सोमदेव ने, जिसको इंपॉर्टेंट होगा टिक लगा दूंगा। दश कुमार चरित दंडी ने, मृच कटिकम शूद्रक ने, हर्ष चरित इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था, बाण भट्ट में। विक्रमांक देवचरित बिल्हन ने, रामचरित, देखो रामचरित मानस नहीं, ये रामचरित है बुक, रामचरित और दयाश्रय काव्य है, ये हेमचंद्र ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय जैनक ने, और बृहत कथा मंजरी ये शेमेंद्र ने, गौड़वाहु वाकपति ने, कुमार पालचरित जयसिंह ने, और नवसहंस चरित पद्मागुप्त ने, और पद्म घोष राजशेखर ने, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने, और वसंत विलास किसने लिखी थी, बालचंद्र ने लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले दूसरा और मरीच खत्म, मेरे ख्याल से पहले आप ना 4 ही कर लो, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, हर्ष चरित्र के बारे में, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ष कहाँ का राजा था और किस हिसाब से इसकी मृत्यु हुई थी, इसके बाद इसने अपनी बहन का बदला किस हिसाब से ऐसे लिया था। तो हर्ष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स जो हमने आज इतिहास पढ़ी है उसका एक पार्ट। तो धीरे धीरे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे और विदेशों का वृत्तांत ख़त्म करके तब हम स्टार्ट करेंगे चौथे या 5वें सेट में हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि हम इतिहास जो भी किसी भी पुस्तक से पढ़ते हैं ना तो हड़प्पा सभ्यता से करवाते हैं, ठीक है, वहाँ से कराओ, लेकिन थोड़ा सा आपको पहले की भी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए